हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं एसएसटी के लिए पेपर 6 का पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर में थोड़ा विचलन है। इसका कारण क्या है? समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है, प्रशांत महासागर को दो बराबर भागों में बांटती है, बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा कि समान प्रशासन के अंदर जो द्वीप आते हैं उनको नहीं बांटती है। जैसे हमारे सामने ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ गई है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कई जगह से मुड़ी हुई है। मुड़ी होने का कारण क्या है? मुड़ी होने का कारण है, यहाँ पे देखो ये साइबेरिया है और ये रशिया का पार्ट है, और इधर ये अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है। अगर ये तिथि रेखा इस तरह से सीधी आती यहाँ से, तो क्या होता कि इस तरफ का पार्ट है वहाँ पे डेट का फर्क इस तरफ से पार्ट वाले एरिया से एक दिन का फर्क हो जाता। तो इसी चीज़ से बचने के लिए इस साइबेरिया वाले इलाके से इधर से थोड़ी मोड़ी गई है, फिर इधर से अलास्का वाले जो यूएसए के जो द्वीप है इनको इसमें शामिल किया गया है ताकि एक तिथि में रखा जा सके और वहाँ के समय के कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे मोड़ा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सोमवार दोपहर के 2 बजे हैं तो 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उस समय क्या समय होगा? तो सोमवार के 5:20 होंगे, 7:20 होंगे, 9:20 होंगे या 7:20 होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रविवार के शाम 7:20 होगा। कैसे? इसको समझते हैं एक बार। जैसे हमारे सामने ही अपना ग्लोब आ गया, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी, है ना, ग्रीनविच रेखा होगी। अब ये कह रहा है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सोमवार के दोपहर के 2 बजे है। 120 डिग्री मान लेते हैं, ये वाला 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। यहाँ पे 2 बजे हुए हैं और ये कह रहा है कि 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये 160 डिग्री हो गया, पश्चिमी देशांतर हो गया। अब यहाँ पे क्या टाइम होगा? ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब हमें पता है कि इस तरफ अगर हम जाते हैं 0 डिग्री से तो उस तरफ टाइम घटता है और इधर टाइम बढ़ता है, और हमें पता है कि 1 डिग्री पे कितना टाइम का फर्क पड़ता है? 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से देखते तो अगर यहाँ से पीछे आएंगे तो 120 डिग्री का फर्क तो ये पड़ जाएगा, और यहाँ से फिर 160 डिग्री का फर्क ये पड़ जाएगा। तो टोटल फर्क कितना पड़ेगा? 120 और 160 कितने हो गए? ये हो गए 208 और 280 मिनट, 280 डिग्री हो गया, ठीक है। और 1 डिग्री पे कितने मिनट का फर्क पड़ता है? 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो 280 डिग्री पे कितना मिनट का फर्क पड़ेगा? जिसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा? 28 दूना 56, 38 84, 28 4 112, तो 1120 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। 1120 मिनट का फर्क का मतलब क्या हो गया? कितने घंटे का हुआ? तो इसमें 1 घंटा 60 मिनट का होता है। तो उस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि कितने घंटे होते हैं। तो 1120 में अगर हम 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 52 बच के, यहाँ 0 उतारा, ये 8 बार जाएगा और ये हो जाएगा 480, और कितना बच जाएगा? लास्ट में 18 घंटे और 40 मिनट का फर्क हो गया। इस तरह से कितने घंटे का? 18 घंटे का और 40 मिनट का फर्क हो गया। अब यहाँ से इस तरफ जाना है तो समय पीछे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी अगर आगे की तरफ कैलकुलेट करना होता, इस तरफ कैलकुलेट करना होता अगर हमें, तो हम टाइम को बढ़ाते, लेकिन हमें इस तरफ जाना है, पश्चिमी साइड में जाना है, तो टाइम को हम घटाएंगे। यानी 2 बजे से हम 18 घंटे और 40 मिनट को कम करेंगे तो कितने होंगे? तो 2 बजे से अगर हम 18 घंटे और 40 मिनट कम करना ना 2 बजे से, तो पहले हम 12 घंटे कम करते हैं। तो दोपहर के बजे 2, तो 12 घंटे कम करेंगे तो रात्रि के 2 बज जाएंगे, ठीक है। अब 18 में से 12 तो पीछे आ गए हम। अब हमें कितना पीछे हो रहना है? तो 6 घंटे पीछे हो रहना है। 6 घंटे पीछे आएंगे तो कितना होगा? 2 बजे से 6 घंटे पीछे आएंगे तो कितने बजेंगे? 8 बजेंगे। और
अब देखो पहले रात्रि के 2 बजे थे और उससे पिछली शाम के 8 बजा रहे हैं, तो दिन का भी फर्क हो जाएगा। यानी उस दिन सोमवार था तो उससे पहला वाला दिन कौन सा होगा, वो रविवार होगा। तो इस ऑप्शन में मात्र एक रविवार है। ये तो आंसर सीधा सीधा आ गया कि ये उत्तर होगा, है ना, वार के हिसाब से देखते हैं तो। लेकिन टाइम देखना है। अब हमने 18 घंटे तो पीछे आ ही गए, अब हम 40 मिनट और पीछे आना है। तो 8 बजे में से 40 मिनट और पीछे जाएंगे तो कितना टाइम होगा, तो 7:20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार के शाम के 7:20 होंगे। कहाँ पे, 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का अंतरतम निर्मित है। पृथ्वी का जो अंतरतम बिंदु है, जो अंतरतम एरिया है, वो किससे निर्मित है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, निकल और फेरियम से, या निकल और मैग्नीशियम से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा निकल और फेरियम से। हम कहते हैं ना सियाल, सीमा और निफे। जो निफे कहते हैं उसमें नी तो होता है निकल और एफ ही होता है फेरियम। तो जो निफे जो परत है वो किससे बनी होती है, वो निकल और फेरियम से बनी होती है। और वो पृथ्वी का अंतरतम यानी सबसे केंद्रीय बिंदु वाला पार्ट होता है। जैसे ये पूरी पृथ्वी होगी तो ये सियाल, ये वाली सीमा और ये निफे हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जापान का होन्शु द्वीप कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी चीन सागर और जापान सागर के मध्य, जापान सागर और जापान खंड के मध्य, उत्तरी चीन सागर और जापान सागर के मध्य, या इंडोनेशिया के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑब्वियसली जो ऑप्शन बी है ना, जापान सागर और जापान खंड के बीच में, वहां पे होन्शु द्वीप है। जापान सागर एक साइड में, दूसरी साइड जापान खंड, और बीच में कौन सा द्वीप है, बीच में है होन्शु द्वीप। तो देख लेते हैं होन्शु द्वीप को एक बार हम मैप में। तो ये हमारे सामने जापान का मैप आ गया है ना। जो होन्शु द्वीप है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ना। तो सबसे, जैसे जापान के द्वीपों का हमें क्रम भी पूछते हैं कई बार, तो सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है ये होक्काइडो द्वीप है। कौन सा द्वीप है, होक्काइडो है। इसके नीचे ये सबसे बड़ा द्वीप, जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, वो होन्शु द्वीप है, ये वाला होन्शु द्वीप है। और इसके नीचे शिकोकू द्वीप है और सबसे नीचे क्यूशू द्वीप है। जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पे ही है ना। किस द्वीप पे, होन्शु द्वीप पे। तो किस प्रकार जापान के द्वीपों का क्रम क्या है, सबसे पहले होक्काइडो, उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोकू और सबसे नीचे क्यूशू द्वीप है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, जापान का होन्शु द्वीप किनके मध्य स्थित है, तो जापान सागर और जापान खंड के बीच में कह सकते हैं। जापान सागर और जापान खंड के बीच में ये जापान का होन्शु द्वीप स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सिंडर शंकु, जोरालो ज्वालामुखी मेक्सिको में है, ये सिंडर शंकु का उदाहरण है। मेयान ज्वालामुखी है वो कंपोजिट शंकु का उदाहरण है, ये फिलीपाइंस में है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो एसिड लावा शंकु की तरह है, वो लिप्री द्वीप पे है, या सारे ही सुमिलित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सारे ही सुमिलित है ना। जो जोरालो ज्वालामुखी है ना वो सिंडर शंकु का उदाहरण है। किसका, सिंडर शंकु का उदाहरण है। कौन सी, जोरालो ज्वालामुखी। और जोरालो ज्वालामुखी कहाँ पे है, या मैक्सिको में है। कहाँ पे, मैक्सिको में है। फिर ये मेयान ज्वालामुखी, ये कंपोजिट शंकु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कंपोजिट शंकु का उदाहरण है। और स्ट्रोम्बोली किसका है, वो एसिड लावा शंकु का उदाहरण है। स्ट्रोम्बोली एसिड लावा शंकु का उदाहरण है और ये लिप्री द्वीप पे और इटली में है ना। इस प्रकार अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वायुदाब वाला स्थान कौन सा है, यानी विश्व में कहाँ पे सबसे ज्यादा वायुदाब रहता है, पामर द्वीप पे, इरकुटस्क पे, मेरियाना पे, या ग्रीनलैंड पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो इराकुटस्क है ना, ये रशिया के जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, कहाँ पे, जो रशिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे इराकुटस्क द्वीप है और वहाँ सबसे अधिक वायुदाब रहता है। कहाँ पे रहता है, इराकुटस्क में। कहाँ पे रहता है सबसे ज़्यादा वायुदाब, इराकुटस्क में रहता है। और ये कहाँ पे है, ये रशिया में है। रशिया में भी साइबेरिया वाले क्षेत्र में है ना। तो ये देखो हमारे सामने ये मैप आ गया एशिया महाद्वीप का कह सकते हैं। तो ये तो अपना प्यारा भारत हो ही गया। इससे थोड़ा ऊपर चलते तो ये चाइना हो गया, और चाइना से थोड़ा ऊपर चलते तो ये मंगोलिया हो गया, और मंगोलिया के बाद में ये रशियन क्षेत्र आ गया। और इसमें जो साइबेरियन क्षेत्र है इधर, यहाँ पे इराकुटस्क द्वीप है। कौन सा है, इराकुटस्क द्वीप है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वायुदाब रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित नहीं होती, यानी इनमें से कौन सी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में नहीं बहती है, क्यूरोशियो,
ओयोसीवो, कैलिफोर्निया या अगुलहास? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो अगुलहास जलधारा है ना वो प्रशांत महासागर की नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? जो क्यूरोशो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की है, बिल्कुल है। ओयोसीवो ये भी है और कैलिफोर्निया भी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, लेकिन जो अगुलहास है ना ये नहीं है। और हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अगुलहास नहीं, तो ऑप्शन डी लगाया हमने। तो देखो अगुलहास जलधारा है ना वो फिर कौन से महासागर में बहती है? तो ये अपने जो हिंद महासागर है ना, पश्चिमी हिंद महासागर, इसमें बहती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, 33,87,000 वर्ग किलोमीटर, 34,08 वर्ग किलोमीटर या 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 32.8 लिख रखा है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं? यानी कौन सा डेल्टाई मैदान है जिसे दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो कावेरी नदी है ना, कौन सी नदी? कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं क्योंकि इसके डेल्टाई क्षेत्र में धान की बहुत अधिक खेती होती है और ये अनाज उत्पादन में अहम स्थान रखती है दक्षिण भारत में, इसलिए इसे दक्षिण भारत का धान्यागार कहते हैं। ये देखो कावेरी नदी के बारे में कुछ बातें हमारे सामने आई है, इनको एक बार देख लेते हैं। ये कावेरी नदी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहती है। कहाँ पे बहती है? एक तो कर्नाटक में बहती है, एक तमिलनाडु में बहती है ना। और सदा नीरा नदी है, यानी इसमें जल सदैव आता रहता है, लगातार जल प्रवाहित होता रहता है वर्ष भर। ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी पश्चिमी घाट में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर के आसपास भी कह सकते हैं इसे। और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो एक तो बता रहा है शिमसा नाम है इसका, एक इसकी जो सहायक नदी है कावेरी नदी की। इसके बाद एक हेमावती नदी है, ये भी कावेरी की सहायक नदी है। और एक भवानी नदी है, भवानी नदी। शिमसा, हेमावती और भवानी ये है ना कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? किताब का नाम है इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। ये किसने लिखी है? ट्रिवर्था ने लिखी है, आर.एल. सिंह ने लिखी है, थॉर्नवेट साहब ने लिखी है, गोपाल सिंह ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी ये किताब आर.एल. सिंह साहब ने लिखी है। किसने लिखी है? आर.एल. सिंह साहब ने इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी नामक किताब लिखी है। किसने? आर.एल. सिंह साहब ने। ठीक है, किताब का नाम क्या है? इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी किताब का नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र या मेघालय, या एमपी बिहार में, यूपी हरियाणा पंजाब में, या आंध्र विदर्भ हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जो पश्चिमी घाट है, मेघालय है और जो हिमालय क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेघालय आ रहा है तो सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि मेघालय में बहुत वर्षा होती है। फिर पश्चिमी घाट में भी काफ़ी वर्षा होती है और हिमालय क्षेत्र में भी वर्षा होती है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों के हिसाब से देखते हैं तो इनमें वर्षा, क्योंकि विदर्भ तो ये यहाँ पे तो वर्षा बहुत कम होती है और सूखे की संभावना बनी रहती है हर साल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, या वर्ष भर वर्षा होती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप क्या करती है? तो मासिन राम और चेरापूंजी में वर्षा होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो कैसी है? वो कीप नुमा है। किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? वो कीप नुमा पहाड़ियाँ हैं, जिस कारण ये बादलों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यहाँ पे लगातार बहुत वर्षा होती है। तो इस कारण यहाँ का वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति होने के कारण यहाँ पे वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है, यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसे सह्याद्री पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है? शिवालिक, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पश्चिमी घाट है ना इसे सह्याद्री पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। यानी पश्चिमी घाट कह दो चाहे सह्याद्री कह दो, एक ही बात होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी ये प्रमुख उत्पादक राज्य के तौर पे देखे जा रहे हैं।
असम रबड़, आंध्र प्रदेश में तंबाकू, गुजरात में मूंगफली और केरल में नारियल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में रबड़। क्यों? क्योंकि देखो असम रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है, केरल प्रमुख उत्पादक है रबड़ का। तो असम तो चाय का प्रमुख उत्पादक है, रबड़ का ना होके ये चाय का प्रमुख उत्पादक है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही है। गुजरात मूंगफली का उत्पादक है, सही है। केरल है ना, वो नारियल का प्रमुख उत्पादक है, सही है। लेकिन आसाम रबड़ का उत्पादक ना होके चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, यानी इनमें से कौन सी है जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है? गंडक, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गोदावरी नदी है ना, वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? दक्षिण की सबसे बड़ी नदी वो गोदावरी नदी है। तो देखो ये हमारे सामने भारत का मैप आ गया और इसमें प्रमुख नदियों के बारे में दे रखा है ना। तो कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी नदी, अगर इन नदियों को ऊपर से उत्तर से दक्षिण में हमें सेट करना होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी है। महानदी के नीचे गोदावरी आती है, फिर इसके बाद कृष्णा आती है और फिर कावेरी आती है। तो इस प्रकार इनका क्रम क्या है? सबसे ऊपर महानदी जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहती है, फिर गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा, और कृष्णा के सबसे नीचे कौन सी होगी? इनमें से कावेरी। यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी इन नदियों में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नर्मदा नदी है ना, वो अरब सागर में गिरती है। बाकी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में तो गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी ये तो डेल्टा का निर्माण करती है सारी, लेकिन नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है ना। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदियां करती है जो अरब सागर में गिरती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक सबके लिए, एक तो सबके लिए और सब एक के लिए की भावना किस पे आधारित? इस भावना पे जो आधारित कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? जीविकोपार्जन कृषि, विस्तृत कृषि, संविदा कृषि या सहकारी कृषि? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार की खेती होती है ना उसे सहकारी कृषि कहते हैं। तो सहकारी का जो कॉन्सेप्ट क्या है? सहकारी का कॉन्सेप्ट होता है एक सबके लिए और फिर सबके लिए एक लग रखा है तो सारे एक के लिए लगेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाली मूल भावना के साथ सहकारी कार्य करता है ना। तो एक सबके लिए और सब एक के लिए जो भावना पे कोई एग्रीकल्चर की जाती है तो उसे क्या कहेंगे? सहकारी कृषि कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मृदा के उपयोग के बिना खनिज तत्वों की उपस्थिति में जल में कृषि कहलाती है। क्या कहते हैं? कहने का तात्पर्य क्या है कि मिट्टी का तो उपयोग ही नहीं किया जाता, सिर्फ खनिज पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है और पानी के अंदर खेती कर ली जाती है। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? एक्वापोनिक्स कहते हैं, एरोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यानी हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी का उपयोग ही नहीं किया जाता, पौधे हवा में लगाए जाते हैं। यानी पानी का अगर पार्ट भर देंगे और उसमें पौधे लगा दिए जाएंगे इस प्रकार से, और उनकी से बेस के आधार पे इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। फिर उसी पानी के अंदर ना जो जो पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होते हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। और हर एक मतलब इस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में आवश्यक है वो मेंटेन किया जाता है, और सारा काम डिजिटली होता है आजकल, है ना। तो आप भी इस प्रकार की एडवांस खेती कर सकते हैं। जैसे आप किसान परिवार से होंगे, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनके माता पिता खेती करते होंगे, तो आप उनको आइडिया दे सकते हैं कि आप भी हाइड्रोपोनिक्स में हाथ आजमा सकते हो। इसमें अच्छी कमाई है। फिलहाल में देखते तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। और हाइड्रोपोनिक्स के जैसे मैंने एक चित्र का उपयोग किया है जो आपके सामने है। इसके अलावा जो इसको थोड़ा समझाया गया है, जो बिगिनर्स हाइड्रोपोनिक्स करना चाहते हैं ना, उनके समझाया गया है कि किस प्रकार ये हाइड्रोपोनिक खेती की जाती है ना। ये ड्रिप के माध्यम से भी की जाती है, इसमें जल की भी कम आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरुष आबादी किस राज्य में है? यूपी में। सर्वाधिक महिला आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र या यूपी?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूपी। यानी सबसे ज़्यादा पुरुष भी यूपी में ही है, सबसे ज़्यादा महिलाएं भी यूपी में ही है ना? कहाँ पे? और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पे होगी फिर उसी प्रकार से? यूपी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरुष वहाँ है, सबसे ज़्यादा महिलाएं वहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वहीं होगी। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यूपी के बारे में तो आपको पता ही है, और यूपी का जो उद्धार किया है, मतलब हिस्ट्री शीटरों को वहां से भगाया, किसने भगाया है? योगी महाराज ने भगाया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम दरियाई घोड़े को सर्वप्रथम किस जैविक उद्यान में लाया गया था? यानी राजस्थान का कौन सा वो जैविक उद्यान है जहां पे सबसे पहले दरियाई घोड़े को लाया गया था? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचे सफारी या नेचर पार्क? तो इसका आंसर होगा जो नाहरगढ़ है ना, वहां पे सबसे पहले दरियाई घोड़े को लाया गया था, है ना? कौन से बायोलॉजिकल पार्क में, जैविक उद्यान में? नाहरगढ़ जैविक उद्यान है ना, वहाँ सबसे पहले दरियाई घोड़े को लाया गया था। अब आप पूछेंगे कि ये दरियाई घोड़ा क्या होता है, तो देख लो, ये होता है दरियाई घोड़ा। क्या होता है? दरियाई घोड़ा इस प्रकार का एक जानवर होता है ना, जो पानी के अंदर विचरण करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले राजस्थान में दरियाई घोड़े का जो जोड़ा लाया गया था, एक जोड़ा लाया गया था, और उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था, जो कहाँ पे? जयपुर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। समाज शास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है। समाज शास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को क्या कहते हैं? अनुमोदन तर्क दोष, अमूर्तीकरण तर्क दोष, संभ्रांति तर्क दोष, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूर्तीकरण तर्क दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्तीकरण तर्क दोष। किसे किसे कहते हैं अमूर्तीकरण तर्क दोष? अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानना, यानी अगर कोई अमूर्तीकरण है और उसे वास्तविक प्रघटना मान लिया गया तो इसे अमूर्तीकरण तर्क दोष कहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाज शास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है। यानी समाज शास्त्र जो आगे आया है ना, उसका कारण क्या है? परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता। समाज शास्त्र का परिप्रेक्ष्य क्या है? व्यक्ति है, मानव की जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं, सामाजिक अंतरक्रिया है, या विचित्र सामाजिक घटनाएं हैं? क्या है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सामाजिक अंतरक्रिया है ना, यह समाज शास्त्र का प्रमुख परिप्रेक्ष्य है, यानी डायमेंशन है, ये कह सकते हैं सामाजिक अंतरक्रिया। और इस सामाजिक अंतरक्रिया के कारण ही समाज शास्त्र ना आज आगे आ पाया है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक अंतरक्रिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक समाजशास्त्र है, आधुनिक समाजशास्त्र क्या है? ज्ञान का क्षेत्र है, सुधार आंदोलन है, सिद्धांत है, या सामाजिक कार्य है? तो आधुनिक समाजशास्त्र क्या है? आधुनिक समाजशास्त्र ज्ञान का क्षेत्र है। क्या है? आधुनिक समाजशास्त्र ज्ञान का क्षेत्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदिम समाज की विशेषता नहीं है। देखो, एक तो आधुनिक समाज, एक आदिम समाज, तो कौन सा आदिम समाज की विशेषता नहीं है? छोटा आकार, सरल अर्थव्यवस्था, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, या न्यून विशेषीकरण? तो देखो, आदिम समाज की विशेषता नहीं है, यह पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो द्वितीयक संबंधों की प्रधानता नहीं होती थी उसमें। इसका तात्पर्य क्या हो गया? आदिम समाज का आकार छोटा होता था, बिल्कुल सही है। उनकी इकोनॉमी होती थी, वो सरल होती थी, आज की तरह रिजिड नहीं होती थी। और न्यून विशेषीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं थी, बहुत कम स्पेशलाइजेशन थी, लेकिन द्वितीयक संबंधों की प्रधानता नहीं थी उस समय, है ना? तो इस प्रकार ये तो आधुनिक समाज की विशेषता है ना कि आदिम समाज की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषता नहीं है, ये पूछा है, तो इसका आंसर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। जनजातीय समाज कैसा है? गतिशील है, जटिल है, समजातीय या विषम जातीय? तो जनजातीय समाज क्या है? वो समजातीय है। जनजातीय समाज समजातीय समाज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पशु समाज की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की सुस्पष्ट विशेषता है? यानी कौन सी विशेषता है जो पशु समाज को मानव समाज से अलग करता है स्पष्ट तौर पे? अंतःक्रिया, संस्कृति, क्षेत्र, या सामूहिक जीवन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो संस्कृति है ना, वो संस्कृति पशु समाज को मानव समाज से अलग करती है। यानी ये एक ऐसा बड़ा पॉइंट है जो पशु समाज को मानव समाज से स्पष्ट तौर पे अलग अलग कर देता है। तो वो क्या है? वो है संस्कृति। क्या है? संस्कृति। और संस्कृति किस बिंदु में दे रखी है? तो बी में दे रखी है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है? प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की जा रही है, तो कौन से अर्थशास्त्री प्राथमिक समूह से जुड़े हुए हैं? चार्ल्स बिथले, ऑकबर्न, हेंडरसन, या चार्ल्स कूले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ
चार्ल्स कूले साहब जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? चार्ल्स कूले साहब। क्या नाम है इनका? चार्ल्स कूले साहब है ना। ये प्राथमिक समूह की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाज का कौन सा समूह परिवर्तन नहीं चाहता? यानी कौन सा समूह है समाज का जो चाहता ही नहीं कि चेंजेज हो? एकाकीपन, प्रसन्नता, असुरक्षित या न्यस्त स्वार्थ समूह? तो इसका आंसर क्या होगा? जो न्यस्त स्वार्थ समूह होता है ना जिसका, वो कभी नहीं चाहता कि चेंजेस हो, क्योंकि उसके हित आज के माहौल में अच्छे हैं, वर्तमान माहौल में वो सारी अच्छी चीजें इंजॉय कर रहा है ना। वो कभी चेंज नहीं चाहेगा, है ना। बाकी व्यक्ति चेंज चाहेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को अधिकतम सुख सुविधाएं, अधिकतम चीजें उसके पक्ष में हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि परिवर्तन हो? वो कभी नहीं चाहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो न्यस्त स्वार्थ समूह है ना, वो परिवर्तन नहीं चाहेगा कभी भी। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक संरचना की अवधारणा पर विचार व्यक्त नहीं किए? यानी बाकी विद्वानों ने तो सामाजिक संरचना की अवधारणा पर विचार व्यक्त किए, लेकिन एक साहब थे वो नहीं किए, वो बताने। रेडक्लिफ ब्राउन साहब ने किए थे कि नहीं किए? मेसिनोवस्की, दुर्कीम और मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मार्क्स है ना, वो सामाजिक संरचना की अवधारणा पर विचार व्यक्त नहीं किया उन्होंने। बाकी रेडक्लिफ ब्राउन साहब ने किया था, मेसिनोवस्की साहब ने भी किया था, दुर्कीम ने भी किया। रेडक्लिफ ब्राउन ने किया, मेसिनोवस्की ने भी किया और दुर्कीम ने भी किया, लेकिन मार्क्स ने नहीं किया। तो मार्क्स नहीं किया पूछा था हमसे, तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। समाज के विभिन्न इकाई समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचे को क्या कहते हैं? यानी समाज की कई इकाइयां होती हैं, जैसे समूह हो गई, संस्था हो गई, समितियां हो गई और सामाजिक संबंध हो गए, और उससे एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचे का निर्माण हुआ। उसको क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, संघ कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं, समुदाय कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे सामाजिक संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना का निर्माण कैसे होता है? समाज की विभिन्न इकाइयां, समूह, संस्था, समिति, सामाजिक संबंध, है ना, इनसे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना सामान्यतः किस प्रकार की अवधारणा मानी जाती है? जो सामाजिक संरचना ना, किस प्रकार की अवधारणा है? अमूर्त है, मूर्त है, मूर्त और अमूर्त दोनों है या दोनों ही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सामाजिक संरचना है ना, वो अमूर्त अवधारणा है। कैसी अवधारणा? अमूर्त अवधारणा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैकाइवर और पेज द्वारा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया गया? जो मैकाइवर और पेज साहब है, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैकाइवर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित ये अपने 3 प्रतिमान दिए। कितने? 3 प्रतिमान दिए हैं। परिवर्तन का संबंध निम्न में से किन बातों से है? परिवर्तन का संबंध किस बात से? वस्तु समय से, वस्तु भिन्नता से, वस्तु समय भिन्नता से, या किसी से नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु, समय और भिन्नता। यानी परिवर्तन का संबंध वस्तु से भी है, परिवर्तन का संबंध समय से भी है और परिवर्तन का संबंध भिन्नता से भी है। यानी इन तीनों का ही तीनों से ही परिवर्तन का संबंध होता है। ठीक है ना, परिवर्तन का संबंध इन तीनों से होता है, वस्तु से भी होता है, समय से भी और भिन्नता से भी होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उद्विकास, प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में सर्वप्रथम किसके द्वारा भेद किया गया? यानी उद्विकास, प्रगति और सामाजिक परिवर्तन, इसमें किसने भेद किया था सबसे पहले? ओकबर्न ने, मैकाइवर ने, जॉनसन ने या गिन्सबर्ग ने? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्विकास जो प्रगति है उसमें और सामाजिक परिवर्तन उसमें ओकबर्न ने भेद किया था। किसने किया? ओकबर्न साहब है ना, उन्होंने भेद बताया कि जो उद्विकास प्रगति अलग चीज होती है और सामाजिक परिवर्तन अलग चीज होती है। बाकी पहले तो लोग इनको एक ही मान रहे थे, लेकिन ओकबर्न साहब आए और ये बताए जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है, जब एक वर्ग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है, यानी कोई वर्ग है और पूरी तौर पर वंश के आधार पर बना हुआ है ना, तो उसे हम जाति कहते हैं। ये कथन किसका है? कूले का है, मैकाइवर, जॉनसन या गिन्सबर्ग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन है कूले साहब का। कूले साहब क्या कहते हैं कि एक वर्ग बना हुआ है और वो वर्ग पूरे एक वंश क्रम पर आधारित है, तो उसे हम जाति कह देंगे। ये कूले ने कहा है। किसने कहा है? कूले ने कहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दास प्रथा, जागीर,
जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग संस्करण के चार स्वरूपों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? यानी एक दास प्रथा, एक जागीर, एक जाति प्रथा और एक सामाजिक वर्ग, इन संस्करण के चार स्वरूपों का उल्लेख किया एक समाजशास्त्री ने। कौन है? बॉटोमोर है, मॉर्टन है, मैकाइवर है या डेविस है? तो ये कौन है? ये अपने बॉटोमोर साहब है। कौन है? बॉटोमोर साहब। ये क्या कर रहे हैं? दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग संस्करण के चार स्वरूपों का उल्लेख किया इन्होंने। किसने? बॉटोमोर साहब ने। जातिवाद के विकास के कारक है वैवाहिक प्रतिबंध, नगरीकरण, संस्कृतिकरण और राजनीति या सभी। तो जातिवाद के विकास किस कारण से होता है? वैवाहिक संबंधों से भी होता है, नगरीकरण से भी जातिवाद का विकास होता है, संस्कृतिकरण और राजनीति से भी होता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से ही जातिवाद के विकास के ये सारे कारक है। जाति आधार पर बने संगठन को इस सिद्धांत ने पैरा कम्युनिटीज नाम दिया था, है ना। जाति आधार पे कोई संगठन बनता है ना, तो कौन से वो विद्वान है, उन्होंने इसे पैरा कम्युनिटी नाम दिया। यानी कोई संगठन है और वो जाति के आधार पे बना है, कोई संगठन और वो जाति के आधार पे बना है, तो इसे पैरा कम्युनिटी बताया। क्या बताया? पैरा कम्युनिटी। कौन से साहब ने कहा था? ओकबर्न ने, मैकाइवर ने, जॉनसन ने, रुडोल्फ ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कहा था रुडोल्फ साहब ने। रुडोल्फ साहब है ना, रुडोल्फ इन्होंने क्या कहा कि कोई संगठन है और वो जाति के आधार पर बना है तो उसे पैरा कम्युनिटीज कहेंगे। तो ये रुडोल्फ ने कहा था। राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। ये किसने कहा? एक साहब है, उन्होंने कहा कि जो राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव अगर है तो वो जातिवाद है। ये किसने कहा? एन प्रसाद, पन्नीकर, के एन शर्मा या मजूमदार। तो ये पन्नीकर साहब है ना, इन्होंने कहा था कि अगर उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव है, कोई उपजाति है और उसके प्रति निष्ठा का भाव है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये जातिवाद कहलाएगा राजनीति की भाषा में। ये पन्नीकर साहब ने कहा था। किसने कहा? पन्नीकर साहब ने कहा, सॉरी। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिडल, मैकाइवर, जॉनसन या गिन्सबर्ग। तो एशियन ड्रामा पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है गुन्नार मिडल साहब। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिडल साहब है ना, गुन्नार मिडल साहब ये एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक है। उपभोग पर रिचर्ड प्रभाव किसने बताया? उपभोग पर रिचर्ड प्रभाव किसने बताया? जियो और हेक्स ने, जेम्स ड्यूसनबरी ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने या जेएम क्लार्क ने? तो ये बताया था जो ड्यूसनबरी साहब है ना, इन्होंने बताया था। रिचर्ड प्रभाव क्या होता है? देखिए, आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो आपके जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो ऊपर होते जाते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी और आपके लाइफ स्टैंडर्ड भी आपने बढ़ा लिए। अब मान लीजिए आपकी इनकम घट जाती है, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए कि आपके जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो खर्चे हैं, वो घटने चाहिए उस रेशियो में। लेकिन एक बार आपने ऊंची लाइफ स्टैंडर्ड सेट कर ली ना, तो आपका समाज आपको नीचे लाइफ स्टैंडर्ड पे आने नहीं देगा। आप जिन लोगों के बीच रह रहे हो ना, फिर आप नीचे आओगे तो फिर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तो उस परिस्थिति में आप जितनी आपकी इनकम डाउन हो रही है, उतनी आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उतना नीचे नहीं आ सकता, है ना। तो व्यक्ति जैसे मान लो पहले 100 रुपये कमाता था और 90 रुपये खर्च कर देता था, ठीक है। लेकिन अगर अब वो 50 रुपये कमाता है, तब उसको 80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, चाहे कहीं से एडजस्ट करके ही क्यों न करे वो। तो ये उपभोग का रिचर्ड प्रभाव कहलाता है, ये वाली बात। बाकी इस वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे हम स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे जो इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ना, उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो इसका आंसर जेम्स ड्यूसनबरी हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रीडमैन के अनुसार गत वर्ष की आय तथा गत वर्ष और वर्तमान वर्ष में हुए आय में परिवर्तन का अनुपात के योगफल के समान कौन सी आय होती है? क्या कह रहे हैं फ्रीडमैन साहब कि आपकी गत वर्ष की आय, ठीक है, और गत वर्ष और वर्तमान वर्ष में हुए आय में परिवर्तन का अनुपात के योगफल में समान कौन सी आय होती है? अस्थायी आय, स्थायी आय, सापेक्षिक आय, निरपेक्ष आय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी आय। क्या? स्थायी आय होगी। तात्पर्य क्या हो गया? तात्पर्य हो गया कि जैसे आपकी पिछले वर्ष की आय थी, ठीक है, अब वर्तमान वर्ष की आय जो भी है आपकी, ठीक है, वर्तमान वर्ष की जो भी आय है,
अब पिछले वर्ष आपकी आय में कितनी वृद्धि हुई और इस साल आपकी आय में कितनी वृद्धि हुई, है ना। अब इसका फर्क है ना, अब पिछले वर्ष की आय में जोड़ दो आप। अब इस प्रकार की आय होगी ना, वो स्थायी आय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्थायी आय कहलाएगी। ये कौन कह रहे हैं? ये फ्रीडमैन साहब कह रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में, जो मुद्रास्फीति होती है ना, उस स्थिति में क्या होगा? ऋणदाता को आर्थिक फायदा होगा, ऋणी को हानि होगी, ऋणी को लाभ होगा या कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। तो मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया था कि अगर महंगाई बढ़ती है तो इस परिस्थिति को साधारण शब्दों में समझने के लिए मुद्रास्फीति मान सकते हैं आप, ठीक है। अब बताइए, महंगाई बढ़ने से किसको फायदा होगा? ऋणी को होगा या फिर ऋण देने वाले को होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऋणी को लाभ होगा। अब ऋणी को लाभ कैसे होगा ये बताओ। तो ऋणी को लाभ कैसे होगा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। अब बी क्या गया? ए के पास गया और कहा मुझे 100 रुपये उधार दे दो, ठीक है। मैं आपको 5 रुपये साल के अंत में ब्याज दे दूंगा, है ना। तो एक साल के अंत में बी ए को कितने रुपए लौटाएगा? 105 रुपये लौटाएगा, ठीक है। अब परिस्थिति एक तो हो गई, ये बात आप समझ गए। अब मान लीजिए अब 100 रुपये उसको लेने थे, बी को 100 रुपये चाहिए थे ना, 100 रुपये लेके आया वो मार्केट उनसे ए से। अब वो क्या किया? उसने एक सरसों के तेल की बोतल खरीदी, है ना। वो उस समय 100 रुपये की आती थी। कितने रुपए की? 100 रुपये की आती थी। लेकिन जब एक साल पूरा हुआ और आपने देखा कि पिछले साल सरसों के तेल में काफ़ी परिवर्तन हुआ था, है ना, तो 100 रुपये की जो तेल की बोतल थी, अब वो साल के एंड में जब उसको देख के आना है वापस, तो वो बोतल 50 रुपये बढ़ गई और बढ़ के उसकी रेट कितनी हो गई? 150 हो गई, ठीक है। अब 150 रुपये होगी ना महंगाई बढ़ने से उसी सरसों के तेल की कीमत। तो अब क्या? अब बी के पास 150, अब वो क्या करेगा? उस 150 रुपये की तेल की बोतल को मार्केट में बेच दिया। अब उसके पास 150 रुपये आ गए। अब वो क्या करेगा? 105 रुपये तो उसको एक को देने ही पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। अब 45 रुपये जो उसके बच गए ना, या अब ये उसका फायदा है। किसका? बी का फायदा है। तो मुद्रास्फीति अगर होती है तो पैसा उधार लेता है ना, उसको फायदा होता है। यानी महंगाई बढ़ने पर उधार लेने वाले को फायदा होता है और उधार देने वाले को नुकसान होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मुद्रास्फीति होगी, महंगाई होगी, तो क्या? ऋणी को लाभ होता है उस परिस्थिति में। जो उधार लेता है ना, जो कर्जदार होता है ना, मांग तोड़ा यही बार गालेगा और मतलब इस तरह से वो मजे ले सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 100 छात्रों का प्राप्त अंकों का औसत 30 था। यानी 100 छात्रों का प्राप्त अंकों का औसत कितना था? 30 था। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के अंक 63 के स्थान पे 93 पढ़ लिए गए, तो शुद्ध माध्य क्या होगा? 29.7, 27.9, 29 या 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29.7। तो किस प्रकार निकाले इसका आंसर? तो देखिए, सबसे पहले आप देखो कि 100 छात्रों का औसत कितना था? 30 था, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया? टोटल कितने अंक हो गए पूरे 100 छात्रों के? तो एवरेज 30 और 100 छात्रों के 30 है, तो इस प्रकार 30, ये 3000 टोटल अंक हो गए। अब हमने देखा कि एक छात्र के अंक तो 63 थे, लेकिन गलती से 93 पढ़ लिए, मतलब 63 की जगह 93 पढ़ लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 3000 है ना, इसमें 93 में से 63 गए तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। यानी 3000 में 30 ज़्यादा है, ये एक्चुअली होने नहीं चाहिए थे। तो कितने होने चाहिए थे इसका मतलब? तो इसका मतलब 3000 में से हम 30 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 2970 बचेंगे। यानी 30 छात्र, अब 100 छात्रों का टोटल योग कितना अंकों का? वो 2970 है। अब इनका औसत क्या होगा? 100 का भाग दे देंगे। 100 का भाग देंगे तो क्या होगा? 2 बिंदु छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 70 के पॉइंट 29.70 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार समझ गए ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश में साख को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? अगर देश में साख कम करनी हो, है ना, मार्केट में फंड कम करना हो, यानी लोग कम उधार ले सके, इसके लिए क्या करेगी आरबीआई? खुले में प्रतिभूतियां क्रय करेगी, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगी, सीआरआर कम करेगी, इनमें से कोई नहीं। यानी साख कम करने का मतलब मार्केट में करेंसी कम करना का तात्पर्य ये होता है। यानी मार्केट में करेंसी करने के लिए क्या करेगी आरबीआई? खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय करेगी। क्रय करने का आरबीआई अगर क्रय करती है, इसका मतलब क्या? लोगों के पास तो कागज का टुकड़ा है। अब आरबीआई
अगर उसको खरीद लेगी तो लोगों को पैसा दे देगी, लोगों को पैसा देगी तो मार्केट में करेंसी तो ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, है ना। सीआरआर कम करने का मतलब क्या हो गया, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंकों को एक निश्चित हिस्सा जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अगर जैसे मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये थे और आरबीआई ने क्या कर रखा है, कह रखा है 5 रुपये आपको हमारे पास जमा करने पड़ेंगे, वो उसे सीआरआर कहेंगे। तो बैंकों के पास अब 95 रुपये लोगों को उधार देने के लिए बचेंगे। अब सीआरआर कम कर ली, मान लो जो 4 रुपये कर दी सीआरआर 5 की जगह, तो बैंकों के पास लोगों को उधार देने के लिए कितने बच गए, अब तो 96 बच गए ना, 4 ही जमा करने पड़ेंगे आरबीआई के पास में। तो उस परिस्थिति में तो क्या होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा, साख सर्जन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार ये भी सीआरआर कम करके भी साख सर्जन कम नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार खुले बाजार में प्रतिभूतियां विक्रय करेगी। विक्रय करने का तात्पर्य क्या है, आरबीआई एक कागज का टुकड़ा लेगी और कहेगी लोगों से कि आप हमसे ये कागज का टुकड़ा खरीद लो और इसके बदले हम आपको इंटरेस्ट देंगे, है ना। तो लोग क्या करेंगे, करेंसी तो आरबीआई के पास जमा करेंगे और ये जो कागज का टुकड़ा है इसे अपने पास रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट से जो नगद है, जो करेंसी है, वो आरबीआई सोख लेगी। तो उससे क्या हो जाएगा, साख में कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाजार नहीं, इसका ऑप्शन ए गलत लिख रखा है। खुले बाजार से प्रतिभूतियां क्रय करेगी तब मार्केट से साख कम होगी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। गरीबी निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष किया गया, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया, 2004 में, 5 में, 7 में या 9 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2007 में। यानी गरीबी निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था, ये 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005 में किया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी थी। कब दी, 2009 में दी थी। और उन्होंने कहा कि 2004-5 की जो कीमतें हैं उनके आधार पे अगर 446 रुपये 68 पैसे से कम कोई ग्रामीण व्यक्ति उपभोग कम करता है तो उस परिस्थिति में वो गरीब है। और शहरी क्षेत्र के लिए ये 578 रुपये 80 रुपये 578 रुपये और 80 पैसे उन्होंने क्राइटेरिया रखा गरीबी निर्धारण से संबंधित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया था, 2015 में, 16 में, 17 में या 18 में। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2015 में शुरू किया गया था और 2016 में शुरू किया गया। ऑप्शन फिर से गलती आ रही है, क्लरिकल मिस्टेक है, ऑप्शन बी कर लो इसको। अगर एक बार आप देख भी लेना इसको, लेकिन जहां तक है क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन में 2016 लिख रखा है तो यही सही होगा। तो इसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया। और कहां से शुरू किया गया, तो बलिया एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, है ना, वहां से इसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया और ये 2016 में शुरू की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान कितना हो सकता है, जो मानव विकास सूचकांक होता है ना उसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 100, 1, 10 या 0.999। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी मानव विकास सूचकांक में अगर बेस्ट से बेस्ट मानव विकास होगा ना तो उसका तात्पर्य होगा 1। अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है। और बाकी जो देश स्टैंड करते हैं ना वो 1 और 0 के बीच में कहीं भी कर सकते हैं, ना तो 1 हो सकता है ना ही 0 हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट होगा ही और ना ही परफेक्ट हो सकता है। तो जो अच्छे देश होंगे वो 1 की तरफ होंगे, ज्यादा होंगे, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो 0 की तरफ ज्यादा होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो एसडीजी रिपोर्ट है ना 2022 की वो जारी हुई है। इसमें 163 देशों को शामिल किया गया था और भारत को कौन से स्थान पे रखा है, 120, 121, 122 या 123। तो इसका आंसर है भारत को रखा है 121वें नंबर पे। किस पे, 121वें नंबर पे रखा गया है और पिछली बार हम 120वें नंबर पे थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या बंगलौर में। तो एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में। एनजीटी कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित COP1 का आयोजन कहां पे किया गया था, COP1 का आयोजन कहां पे किया गया था, टोक्यो, बर्लिन, चेन्नई या ढाका में। तो इसका आंसर है COP1 का आयोजन किया गया था बर्लिन में। कहां पे, बर्लिन। और बर्लिन कहां पे आपको पता ही है, जर्मनी में है ना, कहां पे, जर्मनी में है। और ये COP1 का आयोजन किया कब गया था, तो ये 1995 में COP1 का आयोजन किया गया था। कब किया गया, 1995 में COP1 का, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित COP1 का
जो पहला कोपन किया गया था वो बर्लिन जर्मनी में किया गया था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अहलूवालिया साहब, श्री अरुण जेटली साहब, अरविंद पनगड़िया साहब या राजीव कुमार साहब? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया साहब। अरविंद पनगड़िया साहब है ना नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जब ये नीति आयोग बना था तब से ही नरेंद्र मोदी साहब इसके प्रधानमंत्री लगातार बने हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई थी? मौद्रिक नीति समिति है ना, इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में, 15 में, 16 में या 18 में? तो मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 2016 में हुई थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर है जो उर्जित पटेल साहब, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक मौद्रिक नीति समिति बनाया जाए, तो उनकी रिकमेंडेशन पे ही 2016 में मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब करी गई? 27 जून 2016 को करी गई। कब करी गई? 27 जून 2016 को। और इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें जो गवर्नर सहित 6 सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। आईपीपीबी में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 51%, 75%, 86% या 100%? तो आईपीपीबी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो डाकघर है ना, उनका बैंक है ये। और इसमें भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? यानी ये पूर्णतः भारत सरकार का ही बैंक है, इसमें 100% भारत सरकार की ही हिस्सेदारी है। और इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे 2018 में शुरू किया गया था। 1 सितंबर 2018 में इसे शुरू किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर भारत की जो प्रति व्यक्ति है उनकी वार्षिक आय कितनी है? 95,446, 1,17,556, 1,50,446 या फिर 93,973? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों की बात करी जा रही है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है, स्थिर कीमतों पर बात कर रहे हैं ना। प्रति व्यक्ति आय वो है 93,973। कितनी है? 93,973 है। और अगर हम बात करें प्रचलित कीमत पे, है ना, जो चालू कीमत पे, तो वो कितनी है? वो 1.5 लाख है, 1,50,326 है ना। कितनी है? स्थिर पे 93,900 और जो प्रचलित कीमत है उस पे 1.5 लाख रुपए। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ होता है? सामाजिक अध्ययन है ना, उस विषय का शिक्षण कौन सी कक्षा से प्रारंभ होगा? केजी से, कक्षा 3 से, 5 से, 8 से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा 3 से सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रारंभ होता है। अच्छा ये बताइए केजी क्या होता है? मतलब आप केजी तो सुन रखा है आपने, केजी का तात्पर्य क्या है? तो केजी है ना, केजी कहते हैं किंडरगार्टन को। किंडरगार्टन एक शब्द है, जर्मन शब्द है, और ये प्रचलन इसका अमेरिका में प्रारंभ हुआ। और इसका तात्पर्य क्या है? मतलब बच्चों के लिए गार्डन। क्या तात्पर्य इसका? बच्चों के लिए गार्डन। और यहाँ पे मतलब जो केजी क्लास के बच्चे होते हैं इनको नोटबुक्स के बारे में बताया जाता है कि नोटबुक्स है, पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, और इस तरह से सामान्य जो परिस्थितियां हैं उससे विद्यालय वाली परिस्थिति से उनको अवगत करवाया जाता है, जो केजी क्लास होती है उसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे उपयोगी क्या है? अगर सामाजिक अध्ययन जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाना, इफेक्टिव बनाना है, तो सबसे अच्छा उपयोगी तरीका क्या है? शिक्षण स्तर किसमें सुधार करना पड़ेगा? शिक्षण स्तर में, शिक्षण विधियां में, भाषण में या पाठ्य पुस्तक में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी इसके लिए आपको शिक्षण स्तर में सुधार करना पड़ेगा। किसमें? शिक्षण के स्तर में सुधार करना पड़ेगा। तो सामाजिक अध्ययन है ना, वो उसका शिक्षण प्रभावी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमेटी ऑफ 10, क्या कमेटी ऑफ 10, इन्होंने सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन से जोड़ा गया। यानी इन्होंने सामाजिक विज्ञान में ना कौन से सामाजिक अध्ययन को जोड़ा? इतिहास को, अर्थशास्त्र को, समाजशास्त्र को, नागरिक शास्त्र को? तो कमेटी ऑफ 10 है, इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय से जोड़ा। किसको? समाजशास्त्र को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया? जॉन डेवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ईवी वशले ने? तो ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया है? तो जॉन डेवी साहब है ना, जॉन डेवी साहब, इन्होंने ज्ञान की एकता पे बल दिया है। किस पे बल दिया है? ज्ञान की एकता पे बल डेवी साहब ने दिया है। जॉन डेवी साहब ने ज्ञान की एकता पे बल दिया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के लिए एक मानकीकृत शब्दावली कब प्रकाशित की गई? 1965 में, 66 में, 67 में या 68 में?
तो कब करी गई थी? तो शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा जो मानकीकृत शब्दावली है ना, ये 1967 में जारी करी। कब जारी करी? 1967 में मानकीकृत शब्दावली शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। ठीक है। ब्लूम ने उद्देश्यों के किस पक्ष में कार्य किया है? ब्लूम साहब ने उद्देश्य के कौन से पक्ष में कार्य किया? ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में या कल्पनात्मक पक्ष में? तो ब्लूम साहब है ना, उन्होंने उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष में कार्य किया। किसमें? ज्ञानात्मक पक्ष में कार्य किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यार्थियों में लाए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है लक्ष्य, शिक्षण, प्राप्य, उद्देश्य, ज्ञानार्जन या स्मरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षण, प्राप्य, उद्देश्य हो जाएगा। यानी क्या उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन क्या है? जो शिक्षण, प्राप्य, उद्देश्य है ना, वो व्यवहारगत परिवर्तन है। पाठ्यक्रम के भार को कम करता है। क्या चीज पाठ्यक्रम के भार को कम करती है? प्राकृतिक शिक्षण, समन्वय, अनौपचारिक या कोई नहीं? तो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, कोऑर्डिनेशन है ना, वो पाठ्यक्रम के भार को कम कर देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध करके विद्यार्थियों में विकसित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन से सहसंबंध कर लिया, अब विद्यार्थियों में क्या विकसित होगा? सामाजिकता का गुण विकसित होगा, सद नागरिकता का गुण विकसित होगा, या दोनों चीज विकसित होगी, या दोनों में कोई नहीं विकसित होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध करने से विद्यार्थियों में सामाजिकता का गुण तो विकसित होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, और सदनागरिकता का गुण भी विकसित होगा। सही है। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें ही विकसित होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षण विधि का तत्व नहीं है। कौन सा शिक्षण विधि का तत्व नहीं है? लेखन, पाठन, गायन या निर्देशन। तो देखो, लेखन भी होता है शिक्षण में, पाठन भी होता है, निर्देशन भी होता है। लेखन, पाठन, निर्देशन भी होता है, लेकिन गायन नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से शिक्षक प्रधान विधि है, यानी कौन सी विधि है जो शिक्षक प्रधान है? प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि या योजना विधि? तो शिक्षक प्रधान विधि कौन सी होगी? जो व्याख्यान विधि है ना, वो शिक्षक प्रधान विधि होगी। कौन सी? व्याख्यान विधि शिक्षक प्रधान विधि होगी, क्योंकि व्याख्यान तो शिक्षक ही देगा ना। प्रयोगशाला में तो प्रयोग होंगे, विचार और विमर्श में तो आपस में बातचीत होगी, और योजना भी उस तरह से थोड़ी अलग होगी, लेकिन व्याख्यान में ये शिक्षक प्रमुख भूमिका निभाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किसे फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड, जो प्रोजेक्टर मेथड है उसका पिता कहा गया है? जॉन डेवी को, किलपेट्रिक को, हर्बर्ट स्पेंसर को या E.B. वेस्ले को? तो इसमें कहा गया है जो किलपेट्रिक है ना, वो फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड माना गया है। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्राबेल, हर्बर्ट स्पेंसर या E.B. वेस्ले? तो ये कहा जा रहा है ऑप्शन ए, जो फ्राबेल साहब है ना, कौन? फ्राबेल, वो एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्राबेल साहब है। भूमिका निर्वाह में शिक्षक की भूमिका होती है। भूमिका निर्वाह में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? पिता की, गुरु की, अभिनेता की या मित्र की? तो भूमिका निर्वाह की बात की जा रही है, तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका कैसी होगी? अभिनेता की भूमिका होगी। भूमिका निर्वाह में शिक्षक अभिनेता की तरह कार्य करता है। अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? जॉन डेवी, हर्बर्ट ऑसबर्न या E.B. वेस्ले? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑसबर्न है ना, वो अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक है। ऑसबर्न साहब अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक है। ऑसबर्न ने सर्वप्रथम मस्तिष्क उद्वेलन पद का प्रयोग किस क्षेत्र में किया था? यानी ऑसबर्न साहब ने मस्तिष्क उद्वेलन शब्द का प्रयोग किया कौन से क्षेत्र में? व्यवसाय में, शिक्षा में, सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में? तो व्यवसाय के क्षेत्र में ऑसबर्न साहब ने मस्तिष्क उद्वेलन शब्द का प्रयोग किया। किसमें? व्यवसाय के क्षेत्र में। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को जो पढ़ाने का तरीका या सिखाने का जो तरीका है उसे आसान बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य साधन या सारे? तो देखो, उसमें द्रव्य साधन भी, दृश्य साधन भी उपयोग किए जाएंगे, श्रव्य साधन भी उपयोग किए जाएंगे, इस प्रकार ये सारे उपयोग किए जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुदेशात्मक तकनीक में अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए सम्मिलित की जाती है। जो अनुदेशात्मक तकनीक है उसमें अगर सिखाने को सुविधाजनक बनाना हो तो क्या शामिल किया जाएगा? प्रविधियां, विधियां, शिक्षण सहायक सामग्रियां, सभी। तो इसका आंसर ये सारी चीजें ही शामिल की जाएगी। प्रविधियां भी शामिल की जाएगी, विधियां भी शामिल की जाएगी और शिक्षण सहायक सामग्री भी शामिल की जाएगी। तो सारे हो जाएंगे। अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली में मुख्यतः किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली में सरल से कठिन भी होगा,
स्थूल से सूक्ष्म भी होगा और ज्ञात से अज्ञात भी होगा, यानी ये सारे ही अनुदिशात्मक रासायनिक प्रणाली में सिद्धांत है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पे, अनुभव का आधार क्या है? प्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष से मिलते जुलते उपकरण, या अभिनय संबंधी उपकरण, या सभी? तो अनुभव का आधार क्या होगा? तो प्रत्यक्ष वस्तु भी अनुभव का आधार होगी, प्रत्यक्ष से मिलते जुलते उपकरण भी अनुभव का आधार होगा, और अभिनय संबंधी उपकरण भी अनुभव का आधार होगा, यानी ये सभी अनुभव के आधार होंगे। तो ऑप्शन डी हो गया। इस प्रकार आज के वीडियो के हमने आज के पेपर के सारे प्रश्न कर लिए हैं। बाकी जो 7th पेपर है वो कल लेके आ ही जाएंगे। और उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। थैंक यू।